वेद की नजरें आसी की कलाई से आने वाले खून पर गई, जो देख वेद को एहसास हुआ कि उसके होश खोने की वजह से क्या हो गया। और आसी के चेहरे पर दर्द देखकर वेद को भी अपने दिल में बुरा लगा, क्योंकि आसी की इस हालत और इस चोट की वजह वे खुद था। अगर वे खुद को कंट्रोल में रखता तो अभी जो कुछ भी हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। वेद आसी के पास अपने घुटनों के बल जाकर बैठ जाता है और जैसे ही आसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, उसकी कलाई पर लगी चोट को देखने के लिए, आसी अपनी जलती नजरों से वेद की तरफ देखती है। जिन नजरों को देखकर एक पल को वेद का दिल भी धक से रह जाता है, क्योंकि आज वेद आसी की नजरों में अपने लिए गुस्से से कहीं ऊपर के भाव देख रहा था। जो क्या था, वे भी नहीं समझ पा रहा था, पर यह कहीं गुस्से से ऊपर था। वेद आसी की उन जलती नजरों को खुद पर देख एक पल को रुक जाता है। फिर कुछ सोचते हुए वे जल्दी से आसी का हाथ थाम लेता है और कहता है, आई एम सॉरी आसी। वे गलती वेद इतना ही बोल पाया था कि आसी गुस्से में कहती है, गलती वेद? हाँ सर, गलती। और अजीब बात है कि आपसे सब कुछ गलती से होता है, और आप तो कुछ गलत करना तो दूर सोच भी नहीं सकते किसी के साथ गलत करने की, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। आसी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए वेद आसी से कहता है, देखो आसी, सही या गलत का फैसला बाद में भी हो सकता है। पहले मुझे तुम्हारी चोट पर बैंडेज करने दो। देखो, कट लग गया है, ब्लड भी आ रहा है। वेद ने ये बात आसी की चिंता करते हुए कहा था, और वेद की बातों और उसकी आवाज़ में आसी के लिए जो फिक्र और चिंता था, वह बखूबी नजर आ रही थी। पर आसी आसी के लिए वेद की कोई भी बात सच नहीं थी। उसका तो यहाँ इस घर में आने का मकसद भी यही था कि वे वेद को उसकी गलती का एहसास करा सके, कि अपनी परेशानी को ठीक करने के लिए उसने किसी और की जिंदगी खराब कर दी थी। वेद फिर आसी से कुछ कहने को होता है कि आसी कहती है, दूर रहिए आप मुझसे। आप जब भी मेरे करीब आते हैं, हर बार नया दुख, एक नई चोट देकर जाते हैं। आसी की बात सुनकर वेद कहता है, आई नो यू आर राइट, बट ट्रस्ट मी आसी, मेरा विश्वास करो तुम। मैं कुछ भी जानबूझकर नहीं करता, बस अच्छा करने के चक्कर में अक्सर कुछ गलत हो जाता है, या मैं ही गलत कर बैठता हूँ, खासकर उन लोगों के साथ जो मेरे लिए बहुत ही खास। वेद कहते कहते रुक जाता है। उसे समझ आ गया था कि वे अपने जज्बात के बहकावे में आकर क्या कहने वाला था, और इसे आगे की लाइन पूरा ना करते हुए बात बदलकर कहता है, आई एम सॉरी आसी, आई एम रियली सॉरी। वेद की आवाज़ में इस वक्त एक उदासी थी, जो आसी के साथ जो उसने बर्ताव किया उसके लिए ही था। आसी वेद की हरकत पर बहुत ही नाराज थी। वही वेद को भी इस वक्त अपनी की गई हरकत पर हैरानी थी कि वे कैसे खुद को कंट्रोल नहीं रख सकता। वेद आसी से कुछ कहने को होता है कि आसी उसे धक्का देते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है, और वेद अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है। आसी को बाथरूम के अंदर गए काफ़ी देर हो गया, और वे समझ गया था कि आसी उसकी वजह से ही बाथरूम से बाहर नहीं आ रही है। वेद को खुद भी इस वक्त आसी का सामना करने में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जिस वजह से वेद अपने दिमाग में कुछ सोच बाथरूम के पास जाकर गेट नॉक करता है, जिसकी आवाज़ बाथरूम के गेट से टिक कर बैठी आसी के कानों में भी जाती है। बावजूद वे कुछ भी नहीं कहती। वेद समझ जाता है कि आसी उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती। चाहता तो वे भी नहीं था, पर इस तरह से उसकी वजह से आसी पूरी रात तो बाथरूम के अंदर नहीं रह सकती थी। और आसी ने जो लहंगा पहना हुआ था वह भी काफ़ी हैवी था, और उसे पहनकर आसी को प्रॉब्लम हो रही होगी, इस बात का भी अंदाजा था उसे। इसलिए आसी के कुछ ना कहने पर भी वेद आसी की बात समझते हुए बाथरूम के गेट के पास जाकर अपनी तेज आवाज़ में कहता है, देखो आसी, बहुत देर से तुम अंदर हो। अगर मेरी वजह से तुम बाहर नहीं आ रही हो तो मैं जा रहा हूँ बालकनी में सोने। इस कमरे से बाहर तो नहीं जा सकता, वरना कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए बालकनी में जा रहा हूँ। तुम बाहर आकर अंदर से बालकनी का डोर बंद कर सकती हो, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो। देखो, तुम बाहर आ जाओ और कपड़े चेंज कर लो, ताकि तुमको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम बाहर आ सकती हो। वेद अपनी बात कहकर चुप हो जाता है, और आसी के जवाब की उम्मीद के लिए कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहता है। पर आसी की तरफ से अब भी कोई जवाब ना पाकर वेद अपने बेड के पास जाकर उस पर से अपने लिए तकिया लेता है और बालकनी में चला जाता है। वेद की बालकनी भी बड़ी थी, जहाँ काफ़ी रंग बिरंगे फूल और छोटे छोटे पौधे लगे थे, और उन फूलों के ऊपर कलरफुल लाइट जो वहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे।
वहाँ एक छोटा सा काउच भी रखा था जिसका लुक बहुत ही प्यारा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो वे जगह बहुत ही खूबसूरत थी। वेद बालकनी में आता है और काउच की तरफ देखकर एक बार फिर पलटकर अपने कमरे की ओर देखता है जहाँ से बाथरूम साफ नजर आ रहा था और बाथरूम का गेट अब तक नहीं खुला था। वेद एक गहरी सांस छोड़ता है और अपने तकिए को उस काउच पर अच्छे से सेट करता है। काउच बस दो लोगों के बैठने के लिए ही था। उस पर वेद जैसे इंसान जिसकी हाइट काफ़ी अच्छी खासी थी, उसके लिए इस काउच पर एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल था। पर वेद ये बात अच्छे से जानता था कि उसके लिए इस काउच पर सोना काफ़ी मुश्किल होने वाला था। पर फिर भी उसे आज की रात, या ये कहें कि अब कितनी रातें उसे उस काउच पर सोना पड़ेगा, ये तो वह भी नहीं जानता था। पर अब एक घर और एक कमरे में रहते हुए आसी की तरफ ध्यान न देना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। वे सब बातें सोचते हुए वे उस काउच पर खुद को एडजस्ट करते हुए उस पर लेटने की कोशिश करता है, जो नामुमकिन था। पर फिर भी जैसे तैसे करके वे लेट जाता है और अपना एक हाथ अपनी आंखों पर रख लेता है। इधर दूसरी तरफ बाथरूम में आसी ने वेद की बात सुनी थी पर कोई भी जवाब नहीं दिया। पर अब जब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है तो आसी बाथरूम का गेट हल्का सा खोलते हुए अपना सर थोड़ा सा बाहर निकाल कर एक बाहर अपनी गहरी नज़रों को पूरे कमरे में दौड़ाती है ताकि वे ये देख सके कि वेद उस कमरे में है भी या नहीं। जैसा उसने कहा था कि वे उस कमरे से बाहर जा रहा है, वे अपनी बात पर था या तुझे बाहर निकालने के लिए तुझसे झूठ बोला आसी। आसी खुद में बड़बड़ाती है और अपनी गहरी नज़रों से पूरे कमरे में देखती है पर वेद उसे कहीं भी नजर नहीं आता। ये देख वे गहरी सांस लेकर कहती है, क्या वे चले गए? इसका मतलब सच कह रहे थे। ये कहा आसी अपना एक पैर बाथरूम से बाहर निकालकर धीरे धीरे कदमों से कमरे में आती है और एक बार खुद को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए पूरे कमरे में देखती है। और जब उसे अंदाजा हो जाता है कि वेद उस कमरे में नहीं है तो उसकी नज़र अपने पहने कपड़ों पर जाती है जो वे कब से इतनी भारी लहंगा पहन रखी थी। ये देखकर वे अपनी शक्ल अजीब सा बनाकर कहती है, इतना भारी लहंगा में कौन सो सकता है और इस टाइम मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या करूं बाबा जी, आपने किस परेशानी में डाल दिया मुझे। ये कहकर आसी इधर उधर देखती है पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। पर फिर वहां से वे सीधा वेद की अलमारी के पास जाती है। उसकी अलमारी खोलकर वे अपने पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े ढूंढने लगती है। पर वेद की अलमारी में उसे बस वेद के ऑफिस सूट और नॉर्मल कपड़े रखे दिखते हैं। उन्हें एक नज़र देखने के बाद आसी की नज़र वेद के नाइट सूट के सेट पर जाती है। आसी उनमें से एक वेद का नाइट सूट निकाल लेती है और कहती है, आज के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। कल मैं अपने पहनने के लिए घर से कपड़े मंगवा लूँगी या पलक से कहूँगी ले आने को। ये कह वे जल्दी से वे कपड़ा लेती है और एक बार फिर बाथरूम में घुस जाती है। करीब 5 मिनट बाद आसी फिर से बाथरूम से बाहर आती है। इस टाइम वे वेद के कपड़े पहने थी। वेद के कपड़े आसी के दुबले पतले शरीर पर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी से कपड़े मांगकर पहन रखी हो, जो काफ़ी हद तक सही भी था। पर आसी उन कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ऐसे ये पहन खुद को देखती है। उसके बाद फिर उसकी नज़र बालकनी की तरफ जाती है जिसका गेट खुला था। ये देख वे धीमी चाल के साथ बालकनी में जाती है और उसकी नज़र वेद पर जाती है जो उस काउच पर बड़ी ही मुश्किल से लेटा हुआ था। उसने आंखों पर अपना हाथ रखा था। वेद को इस तरह से देखकर आसी को लगता है कि वे सो गया है। आसी करीब 1 मिनट बाहर रुकती है, फिर वे जाकर बालकनी का गेट लगा देती है और अपने बेड के पास आती है सोने के लिए। बेड पर लेटती है कि फिर उसके दिमाग में कुछ आता है और फिर वे उठकर बालकनी की गेट की तरफ जाती है और आराम से बालकनी का गेट जो उसने खुद ही बंद किया था उसे खोल देती है, पर इस तरह जिसका बिल्कुल भी एहसास ना हो। उसके बाद आसी अपने कमरे का लाइट बंद करके बेड पर जाकर बैठ जाती है और ब्लैंकेट ओढ़कर सोने की कोशिश करती है। आसी जो आज पूरे दिन में इतना ज़्यादा थक गई थी, बेड पर लेटते ही गहरी नींद में सो गई थी। इधर कोई था जो जाग रहा था और गुस्से में था। आसी इस वक्त गहरी नींद में थी जब उसके कमरे का गेट खुलता है और एक परछाई धीरे धीरे से बेड पर लेटी आसी के करीब आती है। आसी जो गहरी नींद में थी, वे परछाई कुछ पल गहरी नींद में सोते हुए आसी की तरफ देखती है और वहीं उसकी नज़रें आसी के ऊपर उसके पेट की तरफ जाती है जहाँ पर आसी का ब्लैंकेट हट चुका था और आसी ने जो इस वक्त वेद के कपड़े पहने थे।
इसमें वे बहुत ही ज़्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी कि आसी के मासूम चेहरे को देखकर, खासकर आसी को उसकी साइज के बड़े नहीं बहुत बड़े कपड़ों में देखकर, उस परछाई वाले इंसान के चेहरे पर अब मुस्कान आ जाती है। और वे परछाई वाला इंसान आसी को देखकर कहता है, कोई इतना मासूम भी होता है? तुम्हें देखकर जाना, इस मतलबी दुनिया में कोई इतना सच्चा होता है? तुमसे मिलकर जाना, सोचता था ऊपर वाले ने बस मायूसी ही भरी है मेरी जिंदगी में। तुम इस कदर मेरे दिमाग में बस गई हो, इस दिल ने तुमको अपना माना। इन कुछ लाइनों को वे खुद से बोल वे परछाई वाला इंसान उस कमरे से बाहर चला जाता है। रात का अंधेरा जो पूरी तरह से छट चुका था आसमान में, और उसकी जगह सुबह की सूरज अपना प्रकाश फैलाकर सबको उसकी गहरी नींद से जगा रहा था। आसी कसमसाते हुए अपने बेड पर इधर से उधर पलटती है और फिर धीरे से अपनी आंखों को खोलती है। उसकी नज़रें सीधा ऊपर सीलिंग की तरफ जाती है और फिर वे एकदम से अपनी नज़रें हर तरफ घुमाती है तो उसे ये कमरा कुछ अलग सा लगता है और खुद को किसी और के कमरे में देखकर हड़बड़ाकर उठती है। एक पल के लिए तो आसी परेशान हो जाती है और फिर वे जल्दबाजी में बेड से उठने को होती है कि आसी की इस जल्दबाजी के कारण ब्लैंकेट में उसका पैर फंस जाता है और वे मुंह के बल गिरने को होती है कि वे कुछ सेकंड के लिए डर से अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और जब कुछ देर तक उसे अपने शरीर पर किसी चोट का एहसास नहीं होता तो आसी धीमे से अपनी आंखों को खोलती है तो खुद को ब्लैंकेट के साथ हवा में पाती है और ये देखकर वे एक बार फिर हड़बड़ा जाती है और फिर गिरती उससे पहले ही कोई उसे अपनी मजबूत बाहों की पकड़ में मजबूती से घेर लेता है। आसी जब खुद को इतनी मजबूत पकड़ में महसूस करती है तो वे देखती है कि वे इस वक्त वेद की बाहों की मजबूत घेरे में कैद थी। और ये देखकर आसी अपनी अलसाई सी आंखों से वेद को घूरने लगती है और बोलती है, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि किसी के घर या उसके कमरे में ऐसे नहीं जाते? ये बोल आसी एक नज़र वेद की ओर देखती है जो इस वक्त शर्टलेस था और कमर पर बस एक टॉवेल बांध रखा था। वेद के शरीर पर पानी की बूंदें थी जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वेद इस वक्त शावर लेकर आया था। कुल मिलाकर वेद के शरीर पर बस एक टॉवेल था इस वक्त। और वेद को इस वक्त इस तरह देखकर आसी हैरानी से कहती है, ओह, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ना सर? मतलब एक लड़की के कमरे में इस तरह से आने का क्या मतलब? आसी की बातें सुनकर वेद घूरकर आसी की तरफ देखता है कि एक तो इस लड़की को उसने 2 बार गिरने से बचाया और ये पागल लड़की उससे पूछ रही है कि वे यहाँ कैसे। आसी जब वेद को अपनी ओर घूरते हुए देखती है तो कहती है, क्या खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या आपने जो ऐसे घूर रहे हो? आप कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। आप मेरे कमरे में इस तरह आधे अधूरे कपड़ों में क्या कर रहे हैं? आसी की बातें सुनकर वेद एक नज़र आसी पर डालता है जिससे उसकी नज़रें आसी के पहने हुए कपड़ों पर जाती है जो उसी के थे। और ये देखकर वेद अपनी एक उंगली आसी के चेहरे पर पॉइंट करता है और फिर अपनी वही उंगली को आसी के चेहरे से होकर उसके चेहरे से होते हुए उसकी नाक, होठ और गले के पास लेकर जाता है। इस बीच वेद की उंगली ने आसी के चेहरे को बिल्कुल भी टच नहीं किया था बल्कि ऊपर से ही जैसे निशाना बना रहा था। वहीं आसी वेद की इस हरकत से अपनी आंखें और बड़ी करते हुए अपना गला तर करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो आप? हटिए, छोड़िए मुझे। आसी की बात सुनकर वेद कहता है, हट जाऊं? जिस पर आसी अपना सर एक पॉपेट की तरह हाँ में हिलाती है। वेद फिर आसी से सवाल करता है, छोड़ भी दूं? आसी एक बार फिर पॉपेट की तरह हाँ में अपना सर हिलाती है जो देखकर वेद कहता है, आसी एक बार फिर सोच लो, क्योंकि अगर मैंने छोड़ा तो तुम नीचे भी गिर जाओगी और फिर चोट लगेगी और शायद कमर में भी लग सकती है जिस वजह से तुम्हारी चाल भी बदल सकती है। और ऐसे में तुमको कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि मैं और तुम और मैं, एक कमरा, पूरी रात। और ये बोल वेद ने अपनी उंगली को आसी के ऊपर पहने अपने कपड़ों में अपनी उंगली फंसा लेता है और वहीं वेद की बातें और उसकी बातों में छुपा डबल मीनिंग को समझते हुए आसी हैरानी और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ वेद से कहती है, ये क्या नाप शनाप बोल रहे हो सर आप? छी छी, कैसी बातें कर रहे हो आप मेरे साथ? आसी की बातें सुनकर वेद फिर कहता है, तुम इस वक्त मेरे नहीं हमारे कमरे में हो, मेरे कपड़े में हो, मेरी बाहों में हो। इसका मतलब तुम भी तो मेरी हो। पर अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुमको याद दिला दूं कि वे तुम ही थी जो पूरे ढोल नगाड़ों के साथ दुल्हन की तरह तैयार होकर मेरे घर आई थी, मेरी वाइफ बनकर अपना पत्नी हक लेने। तो जब तुम इतना हक ले ही रही हो
तो अपनी पत्नी पर एक पति होने के नाते यानी कि मेरा भी तो थोड़ा हक होगा ही ना, वाइफी। वेद ने आज पहली बार आसी को अपनी वाइफी कहा था और वेद के मुंह से खुद के लिए वाइफी सुनकर आसी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और कल की हर बात उसके जहन में घूमने लगती है और एक एक करके उसे सब कुछ याद आने लगता है। कैसे वे इस घर में आई, वेद की पत्नी होने के नाते, वे रस्में और फिर वेद के कमरे में आना, वेद की वे बातें, फिर आसी का बाथरूम में घुस जाना, फिर वेद के कपड़े पहनना, उसे अब सारी बातें याद आती है। ये उसका नहीं, वेद का ही कमरा है और वेद नहीं, वे ही पूरी रात वेद के कमरे में थी। वेद की हर बातें याद कर, जो कुछ भी वेद ने उससे कल से अब तक कहा था और अभी उसका इस तरह से वेद की बाहों में होना, आसी के दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी। और वहीं वेद आसी के चेहरे पर आते जाते भाव को गहराई से पढ़ रहा था, जैसे कुछ पता करने की कोशिश कर रहा था। आसी और वेद दोनों इसी तरह अपनी अपनी सोच में गुम थे कि तभी उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने की आवाज से दोनों होश में आते हैं। उस आवाज को सुनकर वे लोग कुछ भी समझते उससे पहले ही एकदम से उनके कमरे का गेट खुलता है और देव अपनी ही धुन में दनदनाते हुए कमरे में आकर कहता है, भाई वे मैं कह रहा था कि देव इससे आगे कुछ भी कहता कि देव की आगे की बात उसके मुंह में रह गई और देव की आंखें हैरानी से बड़ी और मुंह खुल जाता है। वहीं अपने सामने देव को इस तरह से खड़े देखकर आसी और देव दोनों एकदम से हड़बड़ा जाते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। आसी जो खुद को देव के सामने इस अजीब सी स्थिति में देख खुद की हालत को समझते हुए जल्दी से बाथरूम के अंदर भाग जाती है। वहीं आसी तो बाथरूम में चली गई थी, पर वेद अब भी वहीं खड़ा था और वे अपने सामने अपने खड़े छोटे भाई को देख, जिसके बारे में वे अच्छे से जानता था कि देव अब बाल की खाल निकालेगा और उसके इस बाल की खाल जैसे सवालों से बचने के लिए वे अपनी आवाज़ को थोड़ा सख्त बनाकर कहता है, देव तुम यहाँ, तुम्हें इतना भी नहीं समझ कि किसी के कमरे में जाते हैं तो डोर नॉक किया जाता है। देव मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वेद अपनी बात करके जल्दी से वहां से जाने लगता है कि देव अपने भाई की बातों को सुनकर पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि उसके भाई ने अचानक से आज उसको ऐसा क्यों कहा कि कमरे में आने से पहले डोर नॉक करना चाहिए। इससे पहले तो वे हमेशा इसी तरह से अपने भाई के कमरे में आता था। उसने आज तक कभी डोर नॉक नहीं किया और ना ही कभी उसके भाई ने ऐसा कुछ भी करने के लिए कहा था। देव ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया और एकदम से उसके दिमाग के सामने अभी आसी और वेद की जो नज़दीकियाँ थी, वे मोमेंट उसके मन में होकर उसके दिमाग तक फ्लैश लाइट की तरह ऑन हो गई और वे बस ये सब याद आते ही उसे वेद की कई बातों का मतलब भी समझ आ जाता है। ये सब समझते ही देव के चेहरे पर एक नॉटी स्माइल आ गई और वे गेट तक पहुंचे हुए अपने भाई यानी कि वेद के पास जल्दी से अपने तेज कदमों के साथ जाकर कहता है, वैसे भाई आज तक तो मैं कभी भी नॉक करके नहीं आया था, तो आज अचानक से आप मुझे ये गेट नॉक करने का परवचन क्यों दे रहे हैं? कोई खास बात है क्या? देव फिर वेद के मजे लेते हुए कहता है, वैसे भाई जब मैं यहाँ आया तो आप और आसे, उफ सॉरी सॉरी मेरी भाभी, कुछ ज़्यादा ही करीब थे एंड आई थिंक ज़रूर मैं इस तरह से आया आपके और क्लोज ब्यूटीफुल रोमांटिक मोमेंट में खलबली मच गई, मतलब मैंने डिस्टर्ब कर दिया, सो सॉरी भाई। अब जाकर मुझे आपके गुस्से और गेट नॉक करने के पीछे की असली मतलब समझ में आता है कि क्यों मुझे आपके कमरे में अब जो पहले कभी नहीं हुआ, कभी नॉक करके नहीं आया, अब मुझे गेट नॉक करके आना पड़ेगा। क्यों भाई, आपके कहने का मतलब यही था ना भाई? देव भाई शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। वेद देव की बात सुनकर देव की तरफ घूरकर देखने लगता है और उसके बाद वे देव से कहता है, या राइट छोटे, मुझे लगता है मेरा छोटा भाई आजकल कुछ नहीं बहुत कुछ समझने लग गया है और ज़्यादा समझना भी सेहत के लिए नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, तो आई थिंक मेरे इस तेज दिमाग वाले छोटे भाई यानी कि तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे से बाहर जाना चाहिए। यू डोंट थिंक सो कि तुम्हें नहीं लगता कि जब तुम्हें इतना सब कुछ पता है तो तुम्हें इस वक्त इस कमरे में नहीं होना चाहिए था। सो प्लीज गो। वेद अपनी बात थोड़ी सी हाई टोन में देव से कहा, जो सुनकर देव अपना मुंह बना लेता है। उसके बाद वेद खुद से देव का हाथ पकड़ के अपने कमरे से बाहर करके गेट लॉक कर देता है और गेट से सटकर कुछ पल गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसने ये सब जो कुछ भी कहा था वे बहुत ही हिम्मत करके कहा था। वे जानता था अगर वे थोड़ा सा भी अपनी बातों में लूज हुआ तो उसका ये जो छोटा सा ड्रामेबाज भाई है
वे अपने दिमाग में क्या क्या सोचेगा और सबके सामने कैसे और क्या बोलेगा, भगवान ही जाने। और वेद अपने छोटे भाई की इन्हीं सारी उटपटांग बातों से बचने के लिए वेद ने अपने झूठे गुस्से का सहारा लिया था। अब एकदम से वेद को याद आया कि आसी के पास पहनने के लिए कपड़े हैं ही नहीं और वे उस वक्त बाथरूम में थी। इसलिए वेद ने अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन किया। करीब 10 मिनट बाद उसके कमरे का गेट एक बार फिर से नॉक होता है। वहीं आसी अब तक बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। उसे तो यही लगा था कि अभी देव और वेद बाहर ही हैं। वहीं वेद के कमरे का गेट नॉक होता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वेद जब गेट खोलता है तो वहाँ पर एक सर्वेंट खड़ी थी और उसके हाथ में इस वक्त एक पैकेट था। वे पैकेट ले लेता है और एक बार फिर से गेट लॉक करके वे पैकेट अपने कमरे के बेड पर रख देता है और बाथरूम के गेट के सामने जाकर गेट नॉक करके आसी से कहता है, आसी, ये मैं हूँ। आसी वेद की आवाज़ सुन चुकी थी, पर फिर भी वे कुछ नहीं कहती। वहीं आसी के कुछ भी ना कहने पर वेद समझ जाता है कि आसी को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा। इसलिए वे आसी से कहता है, अच्छा आसी, मैं अभी बालकनी में जा रहा हूँ और बालकनी का गेट भी बंद कर लेता हूँ। बेड पर तुम्हारे लिए पहनने के लिए कुछ कपड़े हैं। पता नहीं तुमको वे कपड़े पसंद आएंगे भी या नहीं, पर फिलहाल यही कर सकता था। तो तुम देख लो, जैसा ठीक लगे। तुम आराम से बाहर आ सकती हो और उस पैकेट को ले सकती हो। अगर तुम चाहो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अपनी बात बोलकर वेद वहाँ से चला जाता है। वहीं वेद की बात सुनकर आसी एकदम धीरे से बाथरूम का गेट खोलकर अपना सर बाहर निकालती है। उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। उसकी नज़र अब बेड पर पड़े पैकेट पर जाती है और आसी चुपचाप से गेट खोलकर दबे पांव जाकर वे पैकेट उठाती है और पैकेट खोलकर देखती है, जिसमें उसके पहनने के लिए कुछ कपड़े थे। ये देखकर आसी के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद आसी वे पैकेट लेकर बाथरूम के अंदर चली जाती है। बाथरूम का गेट एक बार खुलता है और बंद होता है और ये आवाज़ बालकनी में खड़े वेद के कानों में बहुत ही अच्छे से आई थी। और ये आवाज़ सुनकर ही वेद को समझ आ जाता है कि आसी ने उसके दिए कपड़े ले लिए हैं। और ना जाने क्यों आसी को अपनी बात मानते देखकर, उसकी बातों पर विश्वास देखकर वेद के दिल में काफ़ी अच्छा सा महसूस होता है। उसके चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। आसी बाथरूम से अब तक बाहर आ चुकी थी और अपनी साड़ी को ठीक करते हुए उसका ध्यान इस वक्त पूरी तरह से अपनी साड़ी को ठीक करने पर था। उसे तो ख्याल ही नहीं था कि उसके अलावा भी कोई और था वहाँ, जिसकी नज़रें बस उस पर ही थी। और वे कोई और नहीं, वेद था। वेद आसी को बालकनी के गेट पर खड़े होकर एकटक उसकी खूबसूरती को निहार रहा था। वेद ने नहीं सोचा था कि उसने जो आसी के पहनने के लिए कपड़े लाने को कहा है वे एक साड़ी होगी। उसने तो बस ऐसे ही कहा था अपने एक आदमी से कि एक नई दुल्हन के पहनने के हिसाब से कपड़े लेकर आना। उस बैग में साड़ी है, ये बात वेद नहीं जानता था। ये आसी को देखने के बाद वेद ने जाना था।